नमस्कार, आप देख रहे हैं G24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रही है उसको लेकर आज हम करेंगे। ये टेंशन चरम पे है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को आईडीएफ ने मार गिराया है, लेकिन अब इसके बाद क्या होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल सकती है? ईरान का क्या रोल होगा? अमेरिका की क्या भूमिका होने वाली है? और साथ ही साथ क्या इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा हिजबुल्लाह के खिलाफ? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाशना आज बेहद जरूरी है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर बात एक और अहम मुद्दे की, ब्रिटेन की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, हम रसिया की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, चारों ही देशों ने भारत का यूएनएससी में समर्थन किया है। लेकिन चीन ने भारत का नाम लेने से परहेज किया। लेकिन इससे भी बढ़कर क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश ये चाहेंगे, रूस साथ में, कि भारत के पास भी वीटो पावर आए, या यूएनएससी में जो भी देश शामिल हो, उसमें चाहे जापान हो, अफ्रीका का कोई देश हो या फिर भारत हो, क्या उसे यूएनएससी के अंदर वीटो पावर दी जाएगी? या फिर जिस प्रकार से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूएनएससी में हम सहमत हैं कि आप आइए, लेकिन वीटो आपको नहीं मिलेगी, इसको समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि रूस ने भी भारत का समर्थन कर दिया है। लेकिन साथ ही में बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी होगी, जहां पर उन्होंने यूएन के मंच से ही पाकिस्तान को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में भगदड़, लेबनान में जान बचाकर भाग रहे हैं लोग। लेबनान की सड़कों पर बड़ी सेना की मूवमेंट, हानिया और नसरुल्लाह की मौत से टेंशन में ईरान। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। लेबनान में जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। लेबनान की सड़कों पर सेना की मूवमेंट बढ़ चुकी है। इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह की मौत से टेंशन में आ चुका है ईरान। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में भगदड़, लेबनान में जान बचाकर भाग रहे लोग। लेबनान की सड़कों पर सेना की मूवमेंट बढ़ चुकी है। इस्माइल हानिया, नसरुल्लाह की मौत से टेंशन बढ़ चुकी है ईरान की खासकर। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मौत के साए में हिजबुल्लाह। देखिए, आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह में खौफ है, ना जाने कब किसका नंबर लग जाए। नसरुल्लाह के सदमे से हिजबुल्लाह नहीं निकल पाया है। ईरान को 2 महीने में 2 बड़े झटके आईडीएफ ने दे दिए हैं। हानिया के बाद नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। अमेरिका को स्ट्राइक की जानकारी थी, जो एयर स्ट्राइक की गई। 8 F-35 की मदद से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हासिम सफीदीन जो हैं वो हिजबुल्लाह के नए चीफ होंगे। कासिम सुलेमानी की बेटी का ससुर है हासिम, जो अब हिजबुल्लाह का चीफ बन रहा है। वो कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, जिन्हें इराक में एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने मार गिराया था, और उनके ससुर हैं हासिम, जो अब हिजबुल्लाह का चीफ बनने जा रहा है। उनकी बेटी का ससुर है। नेतन्याहू बोले काम अभी बाकी है। ईरान ने खामनेई को गायब कर दिया है, अंडरग्राउंड कर दिया गया है उनको। अमेरिका को स्ट्राइक की पूरी जानकारी थी। F-35 की मदद से पूरी एयर स्ट्राइक की गई, पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस मुद्दे को डिटेल से समझना होगा, क्योंकि क्या ये जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है? ईरान क्या कुछ करेगा? जैसा मैंने कहा कि 2 महीने में 2 बड़े झटके ईरान को आईडीएफ ने दे दिए हैं। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है, और क्या वाकई में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, अब इजराइल चाहेगा कि हिजबुल्लाह को भी उसी तरह से मिटा दिया जाए जिस प्रकार से हमास को वो लगभग मिटाने में कामयाब हो चुका है? कई अहम सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी।
दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद आपको भी। थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत अनुपम सर आपके साथ मैं करना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो मैंने कहा कि 2 महीने में 2 बड़े झटके ईरान को दिए गए हैं, इसके अलावा कई और झटके लगे हैं जो और भी कई कमांडर्स मारे गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का मारा जाना, ये ईरान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और खबरें आ रही हैं कि अब तो जो ईरान के धार्मिक गुरु हैं खामनेई, उनको भी गायब कर दिया गया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल यहां पे भी पहुंच जाए। तो अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या वाकई में वक्त आ चुका है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करे? सर देखिए राजेश, बहुत अच्छा सवाल है। और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता है। अगर हम आज के सूरत हाल की बात करें तो कमांडर्स की एक पूरी की पूरी सीरीज को इजराइल ने खत्म कर दिया है, हिजबुल्लाह कमांडर्स की। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। देखिए, हिजबुल्लाह जैसे संगठन काम कैसे करते हैं हमको ये समझना पड़ेगा। इनके अंदर एक लीडरशिप कहने को तो एक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन इनके जो शागिर्द होते हैं, जो सेकंड कोर ऑफ कमांड होता है, वो बहुत ताकतवर होता है। तो अगर नसरल्ला मार दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। नसरल्ला के मरने के बाद, जैसा आपने अपने ग्राफिक्स में दिखाया है कि सफीउद्दीन जगह लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ऐसा मान लीजिए, फर्ज कीजिए सफीउद्दीन भी मार दिया जाता है, तो उसके बाद तीसरा कोई ना कोई आ जाएगा सामने लेने के लिए, जगह लेने के लिए। तो एक तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है कि एक व्यक्ति को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो ऐसा नहीं पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो हिजबुल्लाह के लिए अब सबसे बड़ी, जो हिजबुल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान के पास और हिजबुल्लाह के पास इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि डिप्लीट हुई लीडरशिप को कैसे खड़ा किया जाए। ठीक है, नसरुल्लाह की जगह पे सफीउद्दीन को ले आया गया है, लेकिन सफीउद्दीन जो अपनी जगह छोड़ेगा वहां पर किसको लाया जाएगा, और इस तरह से डाउन द लाइन कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, ये चीज कौन देगा। मेरी जानकारी के अनुसार इस समय ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड पूरी तरह से इस काम में लगे हुए हैं। IRGC की तमाम जो नुमाइंदे हैं वो लेबनान पहुंच चुके हैं, और IRGC इसी डिप्लीटेड हिजबुल्लाह लीडरशिप को तैयार करने में खड़ी हुई है। तो ईरान इस समय कोशिश ये कर रहा है कि हिजबुल्लाह को किसी तरह से अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, जिसके खात्मे का पूरा जिम्मा इजराइल ने लिया है। और ये भी कहा है नेतान्याहू साहब ने कि वो जब तक पूरे हिजबुल्लाह की कमांडरशिप को खत्म नहीं कर देंगे और चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो ईरान के पास इस समय जबरदस्त चुनौती, तभी देखिए खामनेई साहब को गायब करने के पीछे भी यही अंदेशा है कि हो सकता है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस में ईरान लगा रहे, उनको IRGC से मदद देता रहे, लेकिन इधर खामनेई का काम तमाम कर दे इजराइल। क्योंकि इजराइल ने याह्या सिंवार को मार करके ईरान के अंदर ये दिखा दिया था कि उनकी जो पहुंच है बहुत दूर तक है, ईरान के अंदर भी है और ईरान के राष्ट्रपति भवन से के नजदीक तक है, यानी वो कहीं भी किसी को भी मार सकते हैं। हालांकि अभी तक इजराइल ने उस मर्डर का, उस हत्या का जो श्रेय है खुद को नहीं दिया है। वो अभी भी इसको कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं, और ये इजरायली डिफेंस फोर्स काम करने का तरीका है, हमेशा से रहा है। तो अभी ईरान इस समय ये सोच रहा है कि उसको बाहरी मदद मिले, और एक मदद की आशा उसको राष्ट्रपति पुतिन के बयान में दिखाई दी है। राष्ट्रपति पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने बयानात में ये चीज इंडिकेट करी है कि ईरान का वो साथ देंगे। तो अब देखने वाली बात है, सबसे रोचक विषय ये होगा कि अगर ये युद्ध फैलता है, अगर ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, तो क्या रूस भी यहां पर कूद जाएगा? और मेरी मानिए, अगर रूस इसमें कूदता है तो फिर यह पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल जाएगा। तो बहुत दिलचस्प स्थिति है, लेकिन दिलचस्प स्थिति रोज नए नए करवट ले रही है, ये देखने वाली बात है। ये देखना होगा कि जो रूस अपने क्रुस्क को खाली नहीं करवा पा रहा है, पिछले 45 दिन हो चुके हैं अमूनन, वो क्या ईरान के अंदर जाएगा, ये भी समझना होगा, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन को संभालना उसके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। लेकिन डॉक्टर राम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राम, जो लेबनान से खबरें आ रही हैं वो ये भी आ रही है कि लेबनान के जो आम लोग हैं, आम जनमानस है, क्योंकि सत्ता दो हाथों में है वहां पर, एक तरफ लेबनान के राष्ट्रपति हैं, किंग हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की अपनी ताकत है। आम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के कारण हम लोग क्यों मारे जाएं, और इनका इस देश के अंदर क्या काम है?
हिजबुल्लाह के ऊपर अगर लेबनान की जनता सवाल खड़े कर रही है, तो क्या एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ईरान के जो प्रॉक्सी हैं उनके खिलाफ, चाहे वो फिलिस्तीन हो या लेबनान हो या सीरिया हो, वहां से एक आवाज उठ सकती है कि हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं और ईरान को थैंक यू कहें? तो राजेश जी, मैं अनुपम तिवारी जी की विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूँ। ये बात अपनी जगह निश्चित है कि अगर रूस ने जो साथ देने का वायदा किया है वो सामरिक दृष्टि से अगर युद्ध में कूद जाता है तो ये विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, जो कि रूस कभी नहीं चाहेगा और दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा। डॉक्टर राम, दो तीन चीजें। बैलिस्टिक मिसाइल उसको ईरान से मिल रही हैं, ड्रोन उसे ईरान से मिल रहे हैं, लड़ाके नॉर्थ कोरिया से और मिस्री रूस को लेने पड़ रहे हैं, हालात ऐसी हो चुकी है कि 2.5 लाख सैनिक और रिक्रूट उसे भर्ती करने पड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो जंग में जाएगा, क्रूस तो उसे खाली नहीं कराया गया। सर, कहना यह है कि रूस की फौजें खुद जो है और उसके हथियार चाहे वो उनको दे दे, पर वो स्वयं जो है युद्ध में नहीं कूदेगा, क्यों? जिस घड़ी वो युद्ध में कूद जाएगा नाटो के देश रूस पर हमला कर देंगे। अब यहाँ प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लेबनान में जो 8 F-35 के साथ इन्होंने बम्बार्डिंग की है वो इतनी सटीक की है कि 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया और 8 बिल्डिंगें जमींदोज कर दी गई हैं। यही एक कारण है कि लेबनान की जनता अब भागती चली जा रही है सीरिया की तरफ, और वहां दक्षिण लेबनान के जो 25 जिले हैं उनमें से 5 जिलों में इतनी बमबारी हो रही है इस समय कि अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ईरान जो है उसकी स्थिति बड़ी असमंजस में आ गई है। उसने करीब 1,30,000 रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह को दिए हुए हैं, और वो रॉकेट लॉन्चर का जहां लॉन्चिंग पैड है उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये भी अब बात अपनी जगह सही है कि नेतन्याहू ने वहां अपनी अमेरिका की यात्रा बीच में छोड़कर सीधे लौट कर आए हैं, और आते आते उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारी नसें स्टील की हैं और वो युद्ध जब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि वो आतंकवादियों का पूरा खात्मा नहीं कर देंगे, मतलब हिजबुल्लाह को जमींदोज कर देंगे। अब स्थिति वही होगी कि लेबनान की हालत और गाजा जैसी हो जाएगी। अब इसमें सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉल्यूशन ये नरसंहार तो होगा, उसमें बच्चे भी मरेंगे, औरतें भी बनेगी, और जैसा हमने गाजा में देखा है 45,000 के करीब लोग मर चुके हैं, 1 लाख के करीब जो है वहां पर घायल हो चुके हैं। लगभग ये स्थिति लेबनान में होगी। इसीलिए वहां की जनता ये कह रही है कि हमारा क्या कसूर है भाई, आप जो है हिजबुल्लाह को पाल रहे हैं और इसके कारण हम लोग मर रहे हैं। तो वहां कोई भी देश जो है कभी भी अगर युद्ध में उतरता है तो जब तक उसकी जनता का समर्थन उसको नहीं होता है तब तक वो युद्ध में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाके अवश्य हैं, ईरान के लोग उसको मदद कर रहे हैं, रूस भी हो सकता है मदद कर दे आगे पीछे, लेकिन वहां की जनता तो उनके विरुद्ध है और वो बिल्कुल शांति चाहते हैं। यही एक कारण है हिजबुल्लाह का। मेरा अपना विचार है कि अंत होना बिल्कुल सुनिश्चित है, और रहा सवाल इसमें अमेरिका की भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका की नजर ना तो लेबनान पर है ना इजराइल पर है। इजराइल से तो वो कमिटेड है कि अगर किसी ने हमला किया तो वो प्रोटेक्शन में आ जाएगा, लेकिन अमेरिका की नजर है ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं जिसमें उसने पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम एनरिच इकट्ठा कर रखा है। अगर युद्ध भड़कता है तो ये निश्चित मानिए इजराइल सीधा उन परमाणु संयंत्रों पर हमला कर देगा जहां की यूरेनियम एनरिच रखा हुआ है। इस युद्ध की घमासान, यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका भी इंतजार कर रहा है, अमेरिका इंतजार कर रहा है, नेटो देश इंतजार कर रहे हैं कि ईरान उनको कब मौका दे। अनुपम सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या वाकई में जिस प्रकार से जो इजराइल ने, आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की और जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं और जो ताकत इस वक्त नेतन्याहू दिखा रहे हैं, क्या उसके पीछे मानकर चले कि अमेरिका की एक रजामंदी है कि गो अहेड, आप जाकर करिए, लेकिन दुनिया को ये भी दिखाना है कि हम चाहते हैं कि ये सीज फायर हो जाए और नेतन्याहू इस प्रकार की कार्रवाई ना करे? इजराइल के पीछे अमेरिका की ताकत से। राजेश देखिए, अब ये स्पेकुलेशन की बात नहीं रह गई है। जिन बॉम्ब से डॉक्टर राम साहब ने भी बताया ना कि भयानक बमबारी करी गई है कुछ खास इलाकों पर, 50 फीट के गड्ढे हुए हैं, वो बंकर ब्लास्टर बॉम्ब्स अभी हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को दिए थे
और जिन एयरक्राफ्ट से इस बॉम्बिंग को अंजाम दिया गया है वो F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिकन ओरिजिन के हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है, अमेरिका का पूरा फ्री हैंड इजराइल को मिला हुआ है। इजराइल ने अपनी मुसीबतें अमेरिका के साथ शेयर करी थी और अमेरिका ने उसको पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है। लेकिन हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका बीच बीच में निगोशिएशन की बातें भी करता रहता है। देखिए, एक चीज हमको समझना पड़ेगा, अमेरिका एक व्यापारी मुल्क है और अमेरिका सबसे पहले अपने बिजनेस को देखता है। अपने बिजनेस को, विशेष करके आर्म्स के बिजनेस को अमेरिका सबसे ऊपर रखता है। और इस समय जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं इराक के बाद, अफगानिस्तान के बाद और कुछ हद तक सीरिया की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका अब अपने आप को मिडिल ईस्ट से हटा रहा है। उसी जो एक आवरा बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में, अफगानिस्तान बाहर आया और अफगानिस्तान से अमेरिकन सैनिक बाहर चले गए और एक बड़ी किरकिरी हुई पूरी दुनिया में। ऐसा लगा कि अमेरिका के सैनिक हार करके वापस आ गए। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने स्टेक्स को एक बार फिर से जमाना चाहता है और इस समय उसको जमाने के लिए इजराइल से बेहतर दोस्त कोई नहीं मिल सकता है। इजराइल जो है उसको मौका इन आतंकवादियों ने खुद ही दे दिया है। जिस तरह से इजराइल के ऊपर 8 अक्टूबर 2023 के जो हमले हुए थे, उसने अपने आप दे दिया ये मौका कि भाई चलिए आप हमारे ऊपर अटैक करिए। नेतान्याहू इस समय थोड़ा सा पॉलिटिकली डिस्टर्ब हो रखे थे उस समय, जिस समय हमले हुए थे। अगर आपको याद होगा कि नेतान्याहू के विरोध में वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई थी, नेतान्याहू को पद से हटाने की बातें हो रही थी। उसी समय यह हमला होता है और उसके बाद जो चीजें घटित होती हैं उससे नेतान्याहू एक मजबूत नेता के रूप में बाहर आते हैं। और यही वजह है कि नेतान्याहू ने इस पूरे मौके का फायदा न सिर्फ आतंकवाद को दबाने में उठाया है, उसके साथ साथ अपनी पॉलिटिकल मजबूती को भी प्रदर्शित किया है। अब इस समय आज के हालात में इजराइल के अंदर नेतान्याहू का विरोधी कोई नहीं बचा है। अमेरिका के साथ नेतान्याहू के जो रिश्तों में कुछ ऊंच नीच हो रही थी, लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी है और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए नेतान्याहू एक मजबूत नेता बन रहे हैं और आतंकवादियों को क्रश कर रहे हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नेतान्याहू खुद नहीं डिसाइड करें कि साहब अब ये बंद होना चाहिए। क्योंकि गाजा में हमने देखा पूरी दुनिया अंदाजा लगा रही थी गाजा के अंदर अब इजराइल रुकेगा, अब इजराइल रुकेगा, लेकिन इजराइल ने जब तक गाजा को खाली नहीं करा दिया इजराइल नहीं रुका। और यही हाल अब साउथ लेबनान का है। वहां पर भी लोगों को लग रहा था कि हिजबुल्लाह के ऊपर शायद अटैक होगा या नहीं होगा या ईरान का प्रेशर काम करेगा, लेकिन नेतान्याहू ने करके दिखाया है। बंकर ब्लास्टर बम से बड़ी बड़ी इमारतें उड़ा दी हैं और कुछ घंटों के अंदर ही आप देखें, जिस समय यूनाइटेड नेशंस में नेतान्याहू भाषण दे रहे थे उसके जस्ट बाद फोटोज आई हैं कि वो वहां से भाषण दे करके निकले हैं। उनका उस भाषण के दौरान विरोध भी हुआ है देशों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी इस बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वहां से आता है और सीधे आदेश देता है एयर स्ट्राइक का। ये दिखाता है कि एक मिशन के तहत काम कर रहा है। बिल्कुल, ये आईडीएफ की, मोसाद की, चिन बेल्ट की और जो इजराइल की लीडरशिप है उसके अंदर एक क्वालिटी है। यूएन जो मर्जी कहे, यूएनएससी जो मर्जी कहे, जिसको जो कहना है जो कहे, लेकिन जो उन्होंने करना है उन्होंने वो करना है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान को लेकर ही मैं अब बातचीत को आपसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। ईरान चाहता है कि तमाम मुस्लिम देश उसके पीछे खड़े हो जाएं। वाकई में आपको लगता है कि इन हालातों में, जिस वक्त हिजबुल्ला टूट रहा है, हमास लगभग खत्म हो चुका है, ईरान की साख दाव पर लगी हुई है, कोई मुस्लिम देश है दो चार जो उनके पीछे खड़े हो सकते हैं? और खड़े हो जाएंगे तो कितनी ताकत ईरान को मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि अरब कंट्रीज का अगर आप ज्योग्राफी उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा आज की तारीख में वहाँ 3 जो सशक्त देश हैं। एक है सऊदी अरब, दूसरा है यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा है कतर, जिनके पास ताकत है और इनके पास सक्षमता भी है। लेकिन इन तीनों देशों ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो किसी भी जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है आपको कोई देश है जो ओआईसी का, जो ईरान के पीछे खड़ा हो और कहे कि हाँ, इजराइल के खिलाफ हम आपके साथ में हैं? देखिए राजेश, बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ देश आगे आ भी सकते हैं, लेकिन उन देशों की जो है खुद की सिचुएशन बहुत खराब है। एक तो आप यमन का उदाहरण ले सकते हैं, यमन सपोर्ट में आ सकता है, लेकिन यमन खुद ही एक ऐसा देश है जो हुती आतंकवादियों द्वारा बर्बाद किया जा चुका है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है ईरान के सपोर्ट करने में। डॉक्टर साहब वही बात बता रहे थे कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये 2 बड़े देश हैं जो कि अच्छा खासा एक रसूख रखते हैं, इकोनॉमिकली इनके पास अच्छी खासी ताकत है।
तो ये कभी भी सपोर्ट में ईरान के नहीं जाएंगे। कारण दो हैं, एक तो ईरान एक शिया मुल्क है और ये दोनों देश सुन्नी मुल्क हैं। तो यहाँ पर एक विचारधारा का टकराव होगा और उस टकराव की वजह से कोई भी बड़ा सुन्नी मुल्क ईरान के साथ खुल करके सामने नहीं आना चाहेगा। यहाँ पर अब दो और बड़े प्लेयर्स और जिनका इंडिकेशन मुझे लग रहा है कि काफी हद तक नेतान्याहू साहब ने अपने ह्यूमन स्पीच में दे दिया था। उन्होंने दो नक्शे दिखाए थे और ये इशारा किया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर कम से कम 3 देश ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड पीस के पक्षधर हैं। उन्होंने नाम गिनाया था सऊदी अरब, इजिप्ट और सूडान का। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान और वो जो एक पूरी बेल्ट है वो दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो इसी से हमको समझ आना चाहिए कि नेतान्याहू पर्दे के पीछे एक डिप्लोमेटिक गेम भी खेल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इजिप्ट को अपने पाले में लाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया को तटस्थ रहने के लिए देखना चाहते हैं और सूडान जैसे प्लेयर्स को, जो नए प्लेयर्स मिडिल ईस्ट में उभर रहे हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं। तो एक तरह से कई फ्रंट्स पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ आतंकवाद का एलिमिनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान को बैकफुट में ढकेला जा रहा है, उसके अंदर एक डर और एक खौफ पैदा किया जा रहा है, और तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई जियोपॉलिटिक्स को उभारने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरे गेम को समझना पड़ेगा और इस पूरे गेम के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ भी है, क्योंकि बिना अमेरिका की सहमति के, अमेरिका की बिना मर्जी के इजराइल कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाता है, खासतौर पर पॉलिसी मेकिंग के लिए उठाता है। ओके सर, चलिए लौटता हूं मैं आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी में भारत को रूस का समर्थन मिल चुका है। रूस ने यूएनएससी में भारत की सदस्यता का किया समर्थन। रूस से पहले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समर्थन कर चुके हैं। अफ्रीका के समर्थन में चीन आया, लेकिन भारत पर चुप हुआ। क्या बिना वीटो यूएनएससी का सदस्य बनेगा भारत? रूस ने यूएनएससी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता का समर्थन किया। रूस से पहले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समर्थन कर चुके हैं। अफ्रीका के समर्थन में चीन आया, लेकिन भारत पर उसने चुप्पी साधी। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो मैं अपने एक्सपर्ट से समझूंगा, कि क्या बिना वीटो के यूएनएससी का मेंबर बनेगा भारत? इसको समझना भारत के लिए और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और क्यों अमेरिका चाहता है कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना की जाए? क्या अमेरिका भी यही चाहता है कि 5 देशों के पास ही वीटो पावर हो? ये एक अहम सवाल है, लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। रूस ने किया भारत का समर्थन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने भी समर्थन किया। भारत को लेकर चीन की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए। अफ्रीका के समर्थन में चीन आया है, लेकिन भारत का समर्थन नहीं किया। लेकिन क्या बिना वीटो यूएनएससी की सदस्यता लेगा भारत? वीटो नहीं देना चाहते हैं क्या पांचों ही देश? इसको समझना होगा। चीन का एक अलग एंगल है। चीन तो कभी नहीं चाहेगा कि भारत और जापान जैसे देश जो हैं वो यूएनएससी का सदस्य बने। लेकिन जो वीटो पावर है, क्या वाकई में ब्रिटेन की बात करें, रूस की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो चाहेंगे कि भारत, जापान, जर्मनी के पास भी वीटो पावर हो? इसको समझना होगा। और हम डॉक्टर राम के पास चलेंगे। डॉक्टर राम, आवाज आ रही है आप तक मेरी? डॉक्टर राम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, आवाज आ रही है डॉक्टर राम आप तक? चलिए, डॉक्टर राम तक आवाज नहीं जा पा रही है, हम सीधा अनुपम जी के पास। डॉक्टर राम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। हाँ, डॉक्टर राम, जो मेरा एक बड़ा अहम सवाल था, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, रशिया की बात करें, सबने कहा कि हम भारत को यूएनएससी में चाहते हैं, जापान को भी चाहते हैं, जर्मनी को भी चाहते हैं। लेकिन जो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वेलकम है यूएनएससी में, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, यानी कि वीटो पावर पांचों ही रखना चाहते हैं, इसको दूसरे देशों को नहीं देना चाहते हैं। क्या कुछ जानकारी सर आपके पास? डॉक्टर राम, देखिए राजेश जी, वीटो पावर 5 देशों के अलावा किसी को नहीं देना, ये इनकी कूटनीति है, ये दोहरा चेहरा है। ये नहीं चाहते कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इस्तेमाल हो ताकतवर ढंग से हो और उस पर दुनिया के सभी देशों का जो है वर्चस्व रहे। और ये चीन इस समय
निश्चित रूप से, हालांकि उसने तो कह दिया है कि हाँ इनको पर बना दीजिएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि इनको वीटो पावर दे दीजिएगा। और वीटो पावर देने का मतलब ये होता है कि हम वहाँ एक सशक्त शक्ति के रूप में वहाँ उपस्थित रहेंगे और जनहित में और मानवता के हित में काम करेंगे। लेकिन इनसे इनके राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है, इसीलिए एक तरफ तो अमेरिका कहता है इनको मेंबर बना लीजिए, और दूसरी तरफ उनके यहाँ गई ब्लिंकन कहते हैं फिर इसके मूलभूत ढांचे में जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेंबर तो बन जाएंगे, लेकिन वो वीटो पावर जो है भारत को नहीं देंगे। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज पूरी दुनिया में जो नरसंहार हो रहे हैं, यूक्रेन में भी हो रहे हैं, गाजा में भी हो रहे हैं, तो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्यों नहीं वहां पर पीस कीपिंग फोर्स भेजकर और ये सब वहां पर युद्ध विराम करा देते? इतनी ताकत ही नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। यही एक कारण है कि आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ एक पंगु राष्ट्र संघ बन के रह गया। राजेश जी। जी अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वीटो की क्या भारत को भी जरूरत है? जापान या जर्मनी को भी क्या वीटो की जरूरत है? क्या कुछ बदल जाएगा? और क्या कारण है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यूएनएससी का विस्तार हो, उसमें भारत, जर्मनी, जापान जैसे देशों को जगह मिले। सर देखिए राजेश, बिना वीटो के यूएनएससी का मेंबर बनना किसी तरह से उचित नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो कि दुनिया की एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बात को सुना ही नहीं जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, या वो जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। तो इसका मतलब ही है कि बिना वैसा ही है जैसे कि एक शेर है, बहुत ताकतवर है लेकिन उसके नाखून नहीं है, उसके दांत नहीं है, वो शिकार नहीं कर सकता है। तो भारत की वही स्थिति हो जाएगी बिना वीटो के। तो और ये बड़े देश यही चाहते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसके पास उतनी ताकत ना रहे। देखिए भारत को यहाँ पर बहुत एग्रेसिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी। अगर ये लालच दिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आप मेंबर बन जाइए, आप उन 5 देशों में शुमार हो जाइए जिनको दुनिया का सर्वे सर्वा कहा जाता है, और उसके बाद आपको कोई ताकत नहीं जाएगी, आपकी बात सुनने या ना सुनने के लिए कोई बात नहीं है, तो फिर ऐसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने का मतलब क्या है? हाँ, एक कहा जा सकता है कि हाँ ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है, एक लालच दिया जा सकता है कि शुरुआती कदम है, आगे चल के आपको वीटो पावर भी मिल जाएगा। लेकिन इन 5 सुपर पावर्स के रवैयों को देखते हुए लगता नहीं है कि ये भारत हो, जापान हो, जर्मनी हो या ब्राजील हो, ऐसे बड़े लोकतांत्रिक देशों को कभी ये भी एक वीटो पावर देंगे। कारण क्या है? उनके अपने व्यापारिक हित इसमें से दांव पर लग जाते हैं। कोई भी बड़ा देश बेसिकली कैपिटलिस्ट होता है, उसकी विचारधारा सिर्फ अपने देश के लिए पैसे बढ़ाने में होती है, सिर्फ अपने देश के लिए विदेशों से संसाधन जुटाने में होती है। भारत इस श्रेणी का देश नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा लेकर चलता है। भारत में कोई भी पॉलिटिकल जमात सत्ता में हो, बेसिक विचारधारा सबकी एक रहती है। हम शांति की बात करते हैं, हम समन्वय की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और इसीलिए जब इस तरह की हम ह्यूमैनिटेरियन बातें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन ऐसे बड़े देशों की आंख में खटकने लग जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली एक स्वार्थी संस्था रही है, मैं तो ये कहूंगा। हमेशा से इन 5 देशों ने अपने स्वार्थ को ही देखा है, चाहे दुनिया में कत्लेआम मचा रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। और यही कारण है कि आप देखिए यूनाइटेड नेशंस भले ही एक संगठन के रूप में जीवित है, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर आपको उसके कारनामे बहुत कम दिखाई देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के रहते हुए भी दुनिया में 2-3 जगहों पर लगातार युद्ध चले जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये देश कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसी समझ में आता है कि एक डिसफंक्शनल संस्था है, और इस डिसफंक्शनल संस्था को अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन तक चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ एक भाषणबाजी का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाती है, जिसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाता है, वो अपनी उल्टी सीधी बातें करता है, जिसमें कोई किसी आतंकवादी देश का प्रधानमंत्री जाता है, वो भी अपनी फालतू की बातें करता है, और उसी में भारत जैसे एक सभ्य देश के लोग भी जाते हैं, वो एक बेहतरीन बातें करते हैं। तो एक तरफ बिल्कुल गलत चीजें कही जा रही हैं, एक तरफ विश्व कल्याण की बातें कही जा रही हैं। एक ही संगठन के अंदर जब इस तरह की डिबेट्स होंगी तो उस संगठन का कितना औचित्य है ये मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन चलिए, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात है तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ऐसे किसी संगठन का हिस्सा भारत को नहीं बनना चाहिए जब तक कि उसको वीटो पावर नहीं मिलती। ठीक है डॉक्टर राम, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राम, आप भी थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री जब यूएन में बोल रहे थे उन्होंने अफ्रीका का जिक्र तो किया, लेकिन हिंदुस्तान और जापान का नाम नहीं दिया उन्होंने।
यानी कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए चीन के साथ संबंधों को ठीक करने की, आप ये बेशक कहते रहिए कि 70% विवादों को सुलझा लिया गया है, जल्दी ही रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे, आप 100 मिलियन घाटे में उनसे व्यापार करते रहिए, लेकिन चीन चीन ही रहेगा, वो आपको दुश्मन समझता है और यही कारण है कि वो कभी भी आपका समर्थन नहीं करेगा। यूनुस जी, चीन कभी भी आप समर्थन नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही बोला आपने। कारण ये है कि चीन जो है बोलता कुछ है करता कुछ है। फिलहाल जो कुछ चीन कर रहा है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए कर रहा है, विश्व में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए करता है, देखने के लिए। वो एक तरफ शांति की वार्ता करता है और दूसरी तरफ आप देखिए जी बहुत बड़ी भूल होगी और हमको मजबूरी में आकर चीन के प्रति बनाना पड़ेगी। हम अपनी तैयारी करते हैं और चीन कभी भी कोई आक्रमण करे की हरकत करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास। एक बड़ी खबर है, उसके बाद अनुपम जी मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच से पाकिस्तान की पोल खोली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोली पाक की पोल, यूएन के मंच से दुनिया को बताया पाकिस्तान का सच, पाक अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। जयशंकर बोले पाक के फैसले उसके लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। विदेश मंत्री का बयान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोली पाकिस्तान की पोल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोली पाकिस्तान की पोल, यूएन के मंच से दुनिया को बताया पाकिस्तान का सच, पाक अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, पाक के फैसले उसके लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पे कहा। सीधा हम अनुपम जी के पास चलेंगे। अनुपम जी, शहबाज शरीफ को हमने सुना यूएन के मंच से लगातार वो झूठ बोलते चले गए, और एक चीज और, जब हम शहबाज शरीफ को सुन रहे थे ऐसा लगता है कि इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आ जाएं। जो एक बार स्क्रिप्ट लिखी गई है वही हर साल प्रधानमंत्री को पकड़ा दी जाती है और उसी स्क्रिप्ट को जाकर वो पढ़ देते हैं और वैसे ही रोने धोने का ड्रामा कर कर वापस पाकिस्तान लौट जाते हैं। लेकिन आज जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की समस्याओं का कारण हम नहीं है, पाकिस्तान ने जिस आतंक को पैदा किया उसके कारण पूरा एशिया आज परेशान है। यूएन के मंच से पाकिस्तान की जो हकीकत है मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीके से आज सबके सामने रख दी गई है। सर देखिए राजेश, विदेश मंत्री एस जयशंकर एक सीजन्ड डिप्लोमेट रहे हैं, उनको हर एक देश की अच्छी खासी समझ है और जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भारत सरकार का रुख स्पष्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। वो बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर क्या है। देखिए आपने अपने वक्तव्य में ही राजेश ये कह दिया कि पाकिस्तान में बार बार प्रधानमंत्री बदले हैं, 3 अलग अलग तरह के प्रधानमंत्रियों को हमने देख लिया, लेकिन उनमें स्क्रिप्ट उनकी कॉमन रहती है। देखिए यही अंतर भारत और पाकिस्तान में है। भारत के अंदर पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उनकी कुछ विचारधारा थी, वो उस विचारधारा पे काम करते थे। बाद में सत्ता परिवर्तन होता है, एनडीए गवर्नमेंट आती है, उनकी एक अलग विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा में काम करते हैं। ना यूपीए की विचारधारा गलत है ना एनडीए की विचारधारा गलत है, लेकिन दोनों में स्पष्ट आपको अंतर दिखाई देता है। और यही चीज हमको बाहर विदेश में जब हम बात करते हैं तो जो विचारधाराओं का अंतर है वो भारत तक ही सीमित रहता है। विदेश के ऊपर जाकर के भारत की एक आवाज होती है और भारत की आवाज हमेशा विश्व शांति की होती है, हम हमेशा कहते रहे। और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री कुछ भी बदलते जाएं, वहां से एक ही स्क्रिप्ट आती है, वो स्क्रिप्ट होती है आईएसआई की, वो स्क्रिप्ट होती है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी जो असली हुक्मरान है पाकिस्तान के, वही चीजों को डिक्टेट करते हैं। प्रधानमंत्री से वहां पर कठपुतली होते हैं और वो कठपुतली वाला काम ही करते हैं। वहां पर किसी तरह कोई विचारधारा नाम की चीज ही नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बहुत बल दे रहा हूं कि भारत के अंदर विचारधाराओं का खेल होता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कोई विचारधारा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई उनका फलसफा नहीं है। अपने देश की बेहतरी के लिए वो काम नहीं कर सकते हैं, विदेश की बेहतरी के लिए काम क्या करेंगे। अपने देश के मसलों को सुलझा नहीं पाते हैं, पड़ोस के देशों में उनके स्टेट्स में नजर गड़ा करके रखते हैं, उनके संसाधनों में नजर गड़ा करके रखते हैं। और एक हर जगह दुनिया में एक हाथ में भीख का कटोरा लेकर के और दूसरे हाथ में अपने आंसू लेकर के दिखाते रहते हैं, साहब हमारे साथ ये हो रहा है, साहब हमको पैसा दे दीजिए, साहब हमको ये दे दीजिए, हमको ऐसे रिबेट दे दीजिए। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है और एस जयशंकर साहब ने इसी हकीकत को दुनिया के सामने एक बार फिर से रख दिया। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं
नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और आज की तारीख में वो फेल्ड स्टेट के साथ साथ चीन की कठपुतली वाला स्टेट भी बन चुका है, यानी कि वो अपनी चीजों को खुद डिक्टेट नहीं करता है। चीन जितना बता देता है उतनी बात पाकिस्तान आर्मी को समझ में आ जाती है, पाकिस्तान आर्मी को जो बात समझ में आ जाती है वही बातें उनके नेतागण बोलते हैं। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान का जो सिचुएशन है वो उनका खुद का ही गढ़ा हुआ है। वो हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हमने उनके देश में कुछ गड़बड़ी फैलाई है। हमने तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते कई बार उनसे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन हाँ, जब हमने उनका रवैया देखा तो उसके बाद हमने अपने आप को उनसे कट ऑफ कर लिया। और हमारे कट ऑफ करने के बाद ही देखिए उनकी आर्थिक दशा क्या हालत है, उनकी सामरिक स्थिति क्या हालत, यहाँ तक कि जिन चीजों में वो अच्छे हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल कला के क्षेत्र में उनके यहाँ से अच्छे संगीतकार पैदा होते थे, अच्छे कव्वाल पैदा होते थे, अब वो क्षेत्र भी खराब हो गया है। अच्छे क्रिकेटर पैदा होते थे, अब आज पाकिस्तान क्रिकेट की हालत भी देख लीजिए, यानी हर तरह से वो मुल्क गर्त में जा चुका है। और इस गर्त में जाने की वजह वो लोग खुद हैं, अपने आप को ही वो कोसे, और भारत इस चीज को दुनिया को एक बार फिर से एस जयशंकर के माध्यम से बता रहा है। ठीक है, डॉक्टर राम श्रीवास्तव मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर राम, आप कैसे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनको देखेंगे? शहबाज शरीफ यूएन के मंच से तो रोए, भारत को कई कुछ उन्होंने कहा, लेकिन ये जरूरी होता कि शहबाज शरीफ अपने गिरेबान में झांकते, ये देखते कि कैसे उन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए आतंक को पाला, और आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि सऊदी को ये कहना पड़ रहा है कि बस करिए और भिखारी मत भेजिए, हमारी जेलों में पाकिस्तानियों को भरने की अब जगह नहीं बची है। इससे बड़ा तमाचा, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है डॉक्टर राम? इससे ज्यादा खराब जो है किसी देश की हालत नहीं हो सकती है, दिवालियापन पर पहुंच चुका है। और अभी जो हमारे विदेश मंत्री ने वहां पर कहा है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि आप जो है बातें सिर्फ इसी टर्म पर होंगी, आतंकवाद खत्म हो, और दूसरा हमारा जो पीओ को आपके पास कब्जे में अवैध रूप से रख रखा है उसको वापस सौंपे। और ये खुला मैसेज है, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत जो है अब वो भारत नहीं है, अब हम दुश्मन कहीं भी हो हम घुसकर मारते हैं। ये उन्होंने अभी ताजा स्टेटमेंट दिया, ना केवल इतना स्टेटमेंट दिया है, हमारे असम के मुख्यमंत्री ने तो क्लियर कट कह दिया है कि अब हम जो है उनको भीतर घुसकर मारेंगे और उसको लेकर रहेंगे। ये उनका संकल्प है, और मेरा ख्याल है कि संकल्प का कुछ महत्व होता है, ये केवल दोष नहीं है। और आगे जो है निकट भविष्य में पाकिस्तान की स्थिति अभी इतनी डामाडोल है क्योंकि वहाँ कोई फिलॉसफी नहीं है, वहाँ कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है। वहाँ की राजनीतिक इच्छा जो होती है वहाँ की फौजी हुक्मरानों और प्रशासकों के हाथ में होती है, जिन्होंने अपने बड़े बड़े संपत्तियां जो विदेशों में खरीद ली हैं, अपने बच्चों को बाहर रखकर पाल रहे हैं। और राजेश जी, आप ताज्जुब करेंगे, भारत ने तो आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म कर दी, लेकिन वहाँ नए किस्म के जमींदार पैदा हो गए हैं। आज 20% जो जमीन है पाकिस्तान की वो अफसरानों के हाथ में है, आर्मी के लोगों के हाथ में है। करीब करीब 30% से ज्यादा जो फैक्ट्रियां पुराने जमाने में चल रही थी अब लगभग बंद हो रही हैं, वो भी जो है ये फौजी अफसरानों के हाथ में है। और लेकिन नए काम खुल चुके हैं डॉक्टर राम। आतंकवाद की सप्लाई लगातार जारी है, गधों की बिक्री भी लगातार जारी है, और सुना है कि चीन के अंदर डिमांड भी उनकी बढ़ती जा रही है। तो ये तरक्की पाकिस्तान को मुबारक। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। अनुपम तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।